नमस्कार आप सभी मेंबर्स को। और आज डॉक्टर अशोक मोहंती सर का बर्थडे है। उनका जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसी कड़ी में अगली क्लास हमारी रिस्पेक्टेड मधुस्मिता मैडम से आज हम सीखेंगे। मधुस्मिता मैडम अशोक मोहंती सर की बहुत प्रिय शिष्या थी, और एक टीचर से ज्यादा एक बेटी जैसा उनका, एक बहन जैसे उनके साथ लगाव था। और जब भी उनसे बात होती है मेरी, अशोक मोहंती सर का कुछ ना कुछ एक नया रूप, एक नया रंग मुझे जानने को मिलता है। तो आज भी इसी उम्मीद के साथ कि हम कुछ मोहंती सर के बारे में कुछ नया जानेंगे, और इसी उम्मीद के साथ मैं मैडम को वेलकम करता हूँ। वेलकम दी। थैंक यू भैया। थैंक यू ऑल एचएसएच टीम। पहले मैं बताना चाहूंगी सर को प्रणाम करते हुए सेशन शुरुआत करना चाहूंगी। अभी हम 21-22 में उड़ीसा में सर का ट्रिब्यूट सेमिनार किए हैं। हमारा एवरी मंथ हमारा थर्ड थर्सडे को ये सेशन चलता है। फिर हम इस बार सर के डेट के हिसाब से 21-22 को भुवनेश्वर में किए हैं। हम सारे तो उड़ीसा वाले हैं ही। फिर सर के एक पुराने शिष्य डॉक्टर कल्याण सूर करके, वो कलकत्ता से, वेस्ट बंगाल से, उनको भी बुलाए थे। वो भी साथ में हमारे साथ में सेशन लिए। मेरा केस्टिंग थोड़ा अलग होता है। मेरे फ्रेंड लोगों का, वो डॉक्टर सूर उनका थोड़ा अलग है। डॉक्टर शिल्पा मैम का परसेप्शन थोड़ा अलग है। जो जैसे भी सीखे हैं सर से ही सीखे हैं। सर नहीं है लेकिन हम उनको रोज रोज अपने केस में, अपने मरीजों में, हर घर की बातचीत में, कुछ भी कहीं पे भी याद करते रहते हैं, दिखते देखते रहते हैं। मेरा तो, मैं जैसे आजकल की बात है, एकदम लाइफ जैसे उनके साथ बंधा हुआ था हमारा। घर, फैमिली, हॉस्पिटल, उसके बाद वो सेमिनार। साल में 2 बार आते थे। उसी को देख देख के इतने सालों से, 2006 से यही हमारा रूटीन हो गया था। सर आएंगे, फिर हम पढ़ेंगे, फिर उसको आके अप्लाई करेंगे, फिर फिर आएंगे, फिर सर को पूछना, ये सब चीजें चलता रहता था। अचानक ऐसे हो जाएगा ये तो किसी को पता ही नहीं था कभी। दुर्भाग्य की बात है, हम क्या कर सकते हैं। फिर जैसे कि सर ने अपने, मान सर ने अब हमें बताया था ट्रिब्यूट सेमिनार में, सर में लास्ट डे में बेड पे सोते हुए बहुत मुश्किल से बोला था, सब कुछ चालू रखना। तो उसी सर की वही बात बहुत बड़ी बात है। साथ नहीं रहे लेकिन सब कुछ चालू रखना है। सर का जो सपना था, आशा ग्रुप को बढ़ाना है, सर का जो भी अप्लाइडमेंट की तरफ जितने भी डेडिकेशन है, उसको हम खाली नहीं जाने दे सकते। इसीलिए हम अपना प्रैक्टिस में करते रहेंगे, सर को याद करते रहेंगे। सर के लिए, सर का मैगजीन है ऑडेस अपियर, अभी शिल्पा मैम उनकी सर की मैडम और बेटी चला रही है। और आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ऑडेस अपियर का सब्सक्रिप्शन कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स उसमें अपने केसेस दे रहे हैं, अपने खुद की एक्सपीरियंसेस लिख रहे हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी चाहेगा तो उन ओडेसा पेयर के लिए केस अपना राइटिंग भी भेज सकता है, ताकि दूसरे भी, एक बुक में क्या है ना, एक ग्रुप में केसेस चलते रहते हैं, लेकिन बुक में एक अच्छा केस डालने से वो रह जाता है। कहीं पे भी आप 5 साल 10 साल बाद देखो तो वो रह जाता है। इसीलिए तो आप लोग भी केसेस भेजिए, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, अगर हम सार के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हमने सार से बहुत कुछ सीखा है। तो यही मेरी दरखास्त रहेगी। ये केस मेरा ही है। मतलब मेरा, 2006-7 जब मैं पहले पहले सार से सीख रही थी, तभी का एक केस है। वही बहुत पुराना, मेरा कॉलेज के आर्टिकल में वो पहले केस मैंने लिख के दिया था। मुझे बहुत मजा आया था, तभी एक केस निकल गया। पहला पहला सर को भी मैंने बताया था। वही केस मुझे आज याद आया, सर की फेवरेट रेमेडी। बहुत सार तो बहुत ज्यादा, मतलब रेयर वेयर में जाते नहीं, पढ़ाए नहीं जाए बहुत ज्यादा, शायद आगे होते तो पढ़ाते। वही कॉमन रिमेडी सर, हमेशा सर का ये टिप रहता था क्लिनिक में, 50 रिमेडी लाइन अप कर लो, उसी में आपका लाइफ चल जाएगा। 25-30, 50 तो बहुत हो गया, 25-30-30 रिमेडी लाइन अप कर लो, सबका क्रोर जान लो, उसी में चल जाएगा आपका सारा।
हम लोग रेयर के पीछे कुछ एक्सप्लोर करेंगे, रेयर के पीछे भागते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ये सारे कॉमन रिमेडी, कॉमन रूब्रिक्स, इसको भी हम याद रखे चल लेंगे तो बहुत कुछ कॉमन पेशेंट्स आते हैं, वो हमारा चलता रहेगा। ठीक है। केस में बताने जा रही हूँ, वो मेरा नेटिव में मैं तभी 2006-7 में पहला पहला क्लीनिंग किया था। तभी एक गांव की एक लेडी, उसकी स्टोरी में बताने जा रही हूँ। उसका इशू था सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। 24-25 साल की औरत होगी, साड़ी में, कॉटन साड़ी में, गांव की जैसी महिलाएं होती है, अपने पति के साथ आई। उससे पहले उसका पति आके मुझे पूछ के गया था कि आप क्या, आप ठीक कर सकते हो? हमारा एक बच्चा है और 4-5 साल हो गया, लेकिन अभी 2.5 साल से कोशिश कर रहे हैं, फिर दूसरे बच्चे के लिए हो नहीं रहा है। तो मैंने बोला था अपने वाइफ को साथ में लेके आप आइए। तो वो अपनी बीवी को साथ में लेके आया। एकदम सीधी सादी गांव की जैसी लड़कियां, थोड़ा शर्माती हुई, अम, जैसे घर में ज्यादा बाहर नहीं निकलते हैं ना लोग, वैसे डॉक्टर के पास आई है, थोड़ा मतलब साइनेस, थोड़ा माइल्ड, ऐसे काइंड की लड़की थी। जैसे कि देखते ही तो आपको लगे एकदम मुरझाई हुई सी, किसी टाइप, ऐसी टाइप की वो थी वो लेडी। फिर मैंने उससे पूछा क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम क्या है, बोला। पूछा तो ज्यादा कुछ बोली नहीं, अपने हस्बैंड को देख रही है, चुपचाप बैठ रही है ऐसे। हाँ है, बच्चा तो नहीं हो रहा है, अब कोशिश कर रहे हैं रखने की, नहीं हो रहा है। कहीं कहाँ पर दिखाए हो ना? हाँ, बहुत जगह, बहुत जगह, मतलब उसी एरिया में 2-4 बार डॉक्टर के पास 2-3 बार गए होंगे, और उन लोगों का क्या करके वो बैठी है। अब नहीं तो हो रहा है, ये पति बोल, हस्बैंड मेरे बोल रहे हैं कि मैडम को चलो दिखाए। अम, फिर हम आए। उसका हस्बैंड भी बोला, वो अब वैसे भी वो आना नहीं चाहती थी। हाँ, नहीं तो हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसे। मैंने पूछा क्यों, क्या हो गया, क्यों नहीं आना चाहती थी? नहीं, 1-2 महीना रहता है, फिर निकल जाता है, फिर हर महीने रह जाएगा ऐसे सोचते रहते हैं, लेकिन रहता नहीं। फिर मन खराब हो जाता है, पीरियड हो जाएगा, फिर मेंसेस आ जाएगी, फिर वही मन खराब, नेक्स्ट मंथ के लिए फिर सोचते रहो। ऐसे कर करके टाइम जा रहा है, लेकिन कुछ फायदा ही नहीं। अब तो लग रहा है शायद होगा, नहीं होगा, एक बच्चा तो है, अब छोड़ो। ऐसे वो उसी स्टेज में अभी वो आ गई है। फिर मैंने उसको बोला और क्या है, घर में कैसा है, सास ससुर कैसे हैं, उसके मतलब आईपीआर के बारे में मैंने उसको जानने की कोशिश की। तो ज्यादा कुछ बात बोलना वो नहीं चाहती थी। उसके हस्बैंड को मैंने बोला आप थोड़ा बाहर जाइए, फिर मैं उससे बात करती हूँ थोड़ा। फिर उन्होंने जब बाहर गए, तो फिर उसको मैं थोड़ा इंसिस्ट करने के बाद वो लेडी फिर बोलने लगी क्या है, घर में कैसा है? मेरा तो एकदम डायरेक्ट सा सवाल रहता है, और सास के साथ नहीं बनता है क्या? क्या इतना दुखी क्यों लग रहे हो तुम? घर में कुछ होता है क्या, टेंशन इसको लेके कोई बोलता है कुछ? बच्चा अभी नहीं हो रहा है ये वगैरह। फिर वो एकदम दुखी हो गई। सास उसकी एकदम बड़ी टेम्पर वाली, हर वक्त उसको सुनाती, अब्यूज करती रहती है। कुछ ना कुछ जितना भी वो करेगी, जितना भी जो जैसे भी वो घर को संभाल के रखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सास हमेशा उसको एब्यूजेस, जो भी हुआ, कुछ भी हुआ घर में तो सारा दोष इसके ही माथे मंड देगी। तो नई नई बहू है घर की, वो अपने पी घर की, वो बड़ी बेटी है, घर में दूर से, घर से दूर आई है। तो शुरुआत से 2.5-3 साल, चार, हाँ 3-4 साल हुआ शायद शादी को, ज्यादा बोलने की हिम्मत है नहीं। सास को क्या बोलेगी? अच्छी बहुएं होते हैं ना, अच्छा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, फिर अपने पी घर में, पेरेंटल घर में फिर बातें जाएगी करेगी, ये सब सोच के कुछ बहुएं तब, उस टाइम की, कितना साल हो गया, 2006-7, उस टाइम की बहू ज्यादा पढ़ी लिखी है नहीं, ज्यादा तो ज्यादा मैट्रिक तक गई होगी वो, कि उससे शायद उससे कम, याद नहीं आ रहा वो केस। तो ऐसे करके वो सहती रहती है, जो भी हो जैसे भी हो सहती रहती है, लेकिन बहुत दुखी, बहुत बोलने से, ऐसे क्या इतना कुछ होता है, इनको बोलते नहीं तो अपने हस्बैंड को, हाँ पता है इनको, क्या बोलूं, वो एकदम बहुत बोलने से वो एकदम रोने लग गई।
इतने दूर घर से आए हैं, फिर घर को क्या मतलब मम्मी पापा को क्या बोलूंगी, वो लोग क्या सोचेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। जो है ऐसे सह के पड़ी हूँ, और क्या। और बच्चे के बारे में क्या टेंशन है। बच्चा इच्छा तो था, लेकिन घर में सास उसी को लेके भी ताना देती रहती है, और होता नहीं होता नहीं, एक एक बच्चा हो गया और होता नहीं। और आस पड़ोसों को बोलती रहेगी, कोई कुछ बोलता रहेगा, गप्पे मारते रहेंगे। अच्छा नहीं लगता है एकदम, मतलब जैसे सब कुछ करती रहेगी, रोती रहेगी, सहती रहेगी, उसी काइंड की वो लेडी थी। फिर रोने लग गई। फिर मैंने उनको समझाया, ठीक है, फिर दवाई दे देते हैं। आप दवाई लेने आते नहीं थे क्यों? अपने हस्बैंड ने बोला वो मानती नहीं, इच्छा नहीं उसका, चुपचाप रहती है, काम करेगी नहीं तो अपने आप अंदर ही रहेगी, ज्यादा कुछ बोलेगी नहीं, कुछ नहीं। उसी काइंड की वो लेडी थी। हाँ, फिर मैंने जितना भी पूछा वो ऐसे ही वो बोलने लगी अपने बारे में। फिर मैंने उनको दवाई दिया था। दवाई तभी दे दिया, 3 डोज खाने के लिए बोला था, जैसे कि हम देते हैं एक ही डोज 15 मिनट गैप में 3 डोज देने के लिए बोल दिया। फिर मैंने उनको, याद है मुझे वो केस, बोला था। अब तभी तो हमें सिर्फ शायद 20-30 रुपया क्या, या फिर 50 रुपया, ज्यादा तो ज्यादा ली होंगी। फिर मैंने उनको बोला था, अगर ये बच्चा रह जाएगा इस बार मुझे 500 रुपया देना। 500 क्या, 1,500 2,000 जो मांगोगे हम दे देंगे, पेशेंट बोलते हैं ना। फिर नेक्स्ट मंथ पीरियड होने के बाद तुम आओ, पीरियड हुआ नहीं हुआ हम फिर देखेंगे। फिर 1-2 महीना हो गया, वो नहीं नहीं, 1-1.5 महीने के बाद उसका हस्बैंड आया, आके बोला, अरे तुम्हारा क्या हुआ, तुम आते नहीं, बताया नहीं कुछ, क्या हो गया? मैं एकदम अपने दूसरे पेशेंट में व्यस्त। वो आके खड़ा रहा। 35 ईयर का होगा वो आदमी, अभी भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, गाँव का, साइकिल लेके आया। मैडम वो पीरियड हुआ इस बार, हुआ नहीं, पीरियड हुआ नहीं इस बार, फिर लेट हो गया। फिर हमने वो टेस्ट दीदी से लेके करवाए थे, अभी प्रेगनेंसी है, रह गया वो बोला। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अभी 3 महीना 4 महीना वेट करेंगे, क्योंकि 2-3 महीना में उसको चला जाता था, फिर से गिर जाता था बच्चा, वेट करेंगे। तो अभी मुझे याद है, वो जगह भी मुझे याद है। मैं घर आके फिर सर को फोन किया, सर मैंने उनको दवाई दी थी, उनका बच्चा रह गया है, 2.5 साल से जो रहता नहीं था, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की इशू थी। अभी भी वो बातें मुझे याद है, आंखें भर आती है। मैंने घर में अपने, अपना घर था वो तभी। फिर बोला क्या करूं फिर, तब नया नया सीख रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, अब बच्चा रह गया क्या करूं फिर। 1 डोज दिया था, सर ने बोला रह गया तो रह गया, उसी में रह गया तो कुछ नहीं होगा, वही संभाल लेगा, पूरा प्रेगनेंसी वही संभाल लेगा, और कुछ सप्लीमेंट्स चाहिए तो बाद में देखो। जैसे कि वो दूसरा कैल्शियम आयरन जो भी देते हैं वो तो रहने के बाद वो तो जाते हैं ना, और हमारी कोई मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है, जो रह गया तो ठीक है। फिर सर से मेरी फोन पे बात हुई थी, फिर उसके बाद मैंने 2-3 महीना के बाद वो फिर से आया। फिर वो बोला कि कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं, बच्चा रह गया। फिर पेशेंट भाग जाते हैं ना। मैं उसको वैसे ही बोली थी, अरे तुम तो बोले थे पैसा दोगे 500 1000 है, और मिलने को देखा भी नहीं करने को आएंगे वो लोग। हो गया फ्री में, मतलब चलो, यही केस है। तो बोलिए, कोई कुछ सुने हैं तो थोड़ा एनालिसिस दीजिए, फिर हम आगे निकला। तो बोलेगा। गुड इवनिंग मैम। जी, यस आज की यस, बोलो। ये लेडी कुछ बोल नहीं पा रही है और शांत बैठी थी। और जैसे इसने जैसा इसका आपने बताया कि हस्बैंड के सामने भी कुछ बोली नहीं, सिंपल सी आई थी। और मायके में भी कुछ बता नहीं रही थी कि ऐसी सास है वगैरह। तो मोरल और दुखी, ये मुझे इग्निशिया लग रही है। Ailments from abuse in marriage and cowardice to express her opinion. Ma'am, It ailments looks from more like domination. ailments from domination. It looks like Staphy's gracia. And ma'am, एक indifference to work, indifference to
मतलब उसको काम करने का दिल नहीं था ना, जैसे कि ठीक है जो चल रहा है, इल्डिंग डिस्पोजिशन भी लगा यील्डिंग है, पति के। नहीं नहीं, काम वो कर रही है, काम का कोई इंडिफरेंस नहीं है, काम धाम वो कर रही है। वो जो फिर फिर डॉक्टर के पास जाए, फिर होगा नहीं होगा, उसी को लेके थोड़ा वो ऐसे हो गई थी। अब नहीं लग रहा है अब होगा। 2-3 बार डॉक्टर के पास जाके आए, 2-3 महीने में एक बार गिर जाता है बच्चा, उसी को लेके थोड़ा मन में आ गया, पता नहीं अब छोड़ो, उसी काइंड हो गई थी वो। लेकिन काम डिस्पेयर हो धंधा वो गई क्या करती मैडम? रहेगी। क्या? डिस्पेयर अबाउट डिस्पेयर हाँ, डिसकंसर्टेड। डिस्पेयर डाउटफुल ऑफ अबाउट रिकवरी। डाउटफुल बोलिए बोलिए। डाउटफुल रिकवरी डाउटफुल अबाउट रिकवरी। किसने बोला? मैम मैंने बोला डाउटफुल रिकवरी अबाउट। था। हेलो, डॉक्टर हाँ सीखा। जी मैम। हाँ, अब जो बोले हाँ रिकवरी, जी मैम। रिकवरी क्या मतलब, क्या बताइए तो रिकवरी। मैम मुझे ये लगा कि जैसे वो जैसे उसको बार बार अबॉर्शन भी हो रहा था, और उसको बाद में कंसीव भी नहीं हो रहा था, तो इतनी जगह से मेडिसिन लेके अब उसको लग रहा है कि ये ठीक होगा भी कि नहीं होगा, जो उसका प्रॉब्लम था वो रिकवर होगा भी कि नहीं होगा, ऐसा उसको लगा। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ, ये केस को रिलेटेड है नहीं, मैं बताती हूँ रिकवरी मतलब क्या है। कंप्लीट रिकवरी। मेरा ना ये खो गया है, मुझे वही चीज चाहिए। समझ में आ रहा है ना? एकदम रिकवरी, रिकवर करते हैं, कौन है रिकवर करते हैं? हमने बैंक से लोन लिया है, ये भी सार की बात है, एकदम राइट टू राइट बातें मुझे याद रहती है। मुझे एक्चुअली पढ़ाई से ज्यादा गॉसिप सार की याद है बहुत ज्यादा। आपने बैंक से लोन लिया है, 5,000 का लोन लिया है, ठीक है। फिर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं किसी कारण, तो बैंक वाले का क्या होता है ना, रिकवरी एजेंट होता है, रखते हैं वो लोग। वो एजेंट लाके आपके पीछे पड़ा रहेगा, कोई 5,000 रिकवरी उसको चाहिए, पूरा का पूरा रिकवर। जितना गया, जितना लोन आपने लिया था, पूरा रिकवरी उसको चाहिए। एकदम टोटल रिटर्न चाहिए, नहीं तो अपना घर वर वो नीलाम करके अपना पैसा निकाल लेते हैं। समझ में आई नहीं? तो हम डिजीज में कैसे लेते हैं, अगर समझो इंडिफरेंस टू रिकवरी एक रूब्रिक है, आर्सेनिक वगैरह उसमें है, कैलकेरिया शायद, हाँ है। मतलब बहुत दिनों से बहुत सारा प्रॉब्लम है, अभी इसमें थोड़ा पेन हो रहा है, वही पेन डॉक्टर साहब ठीक हो जाए, पूरा घुटनों का दर्द जाए न जाए, चल फिर तो सकती हूँ, वही पेन ठीक हो जाए तो उतना भी चलेगा। टोटल रिकवरी उनको नहीं चाहिए, थोड़ा आराम मिले तो चलेगा। इंडिफरेंस टू रिकवरी तभी हम लेते हैं। यहाँ पे भी डाउटफुल रिकवरी मतलब क्या, पूरा ठीक होंगी नहीं होंगी उसका है। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, डिजीज कुछ है नहीं जो रिकवर करेगा उसको। अब बच्चा गया हो, रहता नहीं हो, आगे क्या होगा, रहेगा नहीं रहेगा, वो डिफरेंट बात है। लेकिन रिकवरी जैसा कुछ है नहीं। आई बात समझ में? जी मैम। ठीक है। मैम हेलो, गुड इवनिंग हाँ, ये मैम। ट्राई कर अरे बोल। करके। हेलो। हाँ, हेलो। मैम मुझे ना एक इग्निशिया जन की बोलिए। फील आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टुक माइल्डनेस, ओके, जो बहुत ज्यादा शांत थी एंड माइल्ड थी, एंड एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन एंड माइल्डनेस, कंप्लेनिंग, बियर, सफरिंग, इवन आउटरेज विदाउट, वो सब कुछ सह रही है बट कुछ भी बोल नहीं पा रही है। फिर सेंसिटिव मोरल इम्प्रेशन टू, वो अपने मदर फादर को भी कुछ भी नहीं शेयर कर रही, अपना जो भी प्रॉब्लम्स है अपने तक ही रखती है। तो दैट्स व्हाई आई फील टोटली, मतलब ये सब इग्निशिया की फील आ रही है। थैंक यू सो मच। ओके ओके, वेरी नाइस। और एक मैडम बोल रही थी, क्या नाम है? क्या नाम है? सीमा मैडम बोल रही थी, सीमा मैडम। हाँ, सीमा मैम बोलिए। मैम वो 2 बार 3 बार प्रयत्न करके छोड़ दिए, अब एक है हम्म, बस है। तो हम्म, डिसकंसर्टेड फीलिंग और डिसअपॉइंट हो रही है, जैसे उसको होप रहती है, फिर हर 2 महीने में एबॉर्शन हो रहा है, तो सैडनेस आफ्टर एबॉर्शन। और उसका जो पर्सनालिटी है कि वो पति के जाने के बाद खुल के बोली, उनके सामने वो चुप चुप थी, माइल्ड थी, सीक्रेटिव थी, बता नहीं रही थी, और अकेले में बताई। तो ये इग्निशिया का पूरा पूरा पिक्चर दिख रहा है मैम। ठीक है।
हेलो मैडम। हाँ। सिक्रेटिव लगे हमको मैडम। आपके सामने ये सब कुछ बताया, मॉरल स्टिक है, सास इतना भी करती है फिर भी वो सह रही है। मायके को कुछ अपने मम्मी पापा को कुछ बताती नहीं, डिसकंसल्टेड है। और बोलना मैम है किसी को? एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट भी आएगा क्या, कि उसकी सास उसकी बाहर बातें बताती रहती है कि सेकंड हो नहीं रहा तो उसे अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो खराब लगता है, लेकिन एम्बेरसमेंट हम फटाक से ले लेते हैं। एम्बेरसमेंट क्या है? मैं एक पार्टी में गई हूँ, मेरा कपड़ा फट गया है, मेरे ऊपर चाय गिर गया, तभी मुझे एम्बेरसिंग, क्या एम्बेरसिंग सिचुएशन थी यार वो। मेरा कपड़ा लग गया, कांटा लग गया, खराब हो, फट गया, उफ कैसे मैंने मैनेज किया, दिस इज एम्बेरसिंग। समझ में आया ना? उफ, एकदम उफ, इतना शर्म क्या करेगी, कैसे निकलेगी वो सिचुएशन में से। दिस इज एम्बेरसमेंट। थोड़ा टाइम के लिए वो बहुत एम्बेरसिंग सिचुएशन है। अगर आपका बच्चा कुछ कर दिया, आपके गेस्ट आए हैं, उनके सामने जाके कुछ कांड कर दिया, तो एकदम अकवर्ड सिचुएशन में आप चले जाते हो, दिस इज एम्बेरसमेंट। वो अलग बात है। मैम पर पेशेंट कई बार बोलता है मुझे ये पिंपल्स हो गए, मुझे बाहर अच्छा नहीं लगता, तो उसको एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट ले लेते हैं, वो लेना सही नहीं है इसका मतलब, इतना हाँ, ऑकवर्ड सिचुएशन। हाँ, ये भी शायद ले सकते हैं, स्किन केसेस में आप ले सकते हैं। मतलब उतना फील होना चाहिए, फटाक से हम रुक नहीं लेंगे। एलमेंट फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट में सारी रिमेडी नहीं है, जितना भी है उनका एक फील होता है, कनेक्टिविटी लेके लेना पड़ेगा। बहुत सारे पिंपल्स आ गए, जैसे वो हाइड करके रहता है, दिखाओ फिर छुपा देता है, उफ, अच्छा नहीं लगता सर, उफ, क्या निकल गया, उसी काइंड का उफ, यही है एम्बेरसमेंट। उतना ज्यादा नहीं है कि हाँ है खराब लग रहा है, तो उसको लगना चाहिए, आपको हाव भी वैसे ही मैच करना चाहिए एम्बेरसमेंट से। समझ में आ रहा है ना? मतलब स्कूल जाना, कॉलेज जाना बंद कर दिया, इतना खराब लग रहा है उसको, है ना? यहाँ पे क्या ना, डोमिनेशन लग रहा है, इतना ज्यादा डोमिनेशन है नहीं, लेकिन वो सास उसको एब्यूज करती है, गाली गलौज करती है, उसको सारा दोष उसके माथे मांडती है, अपने बाप बाप दादाजी अपने माँ बाप के बारे में सुनाती रहती है, झगड़ा चलता रहता है, वही चीजें उसको अच्छी नहीं लगती। लगता डोमिनेशन इतना है नहीं, डोमिनेशन में वो एकदम डरा हुआ सहमा हुआ सा रहेगा, उतना ज्यादा नहीं है, ज्यादा दुखी थी, इतना ज्यादा कर रही है घर में सास के लिए, सबके लिए, सास के लिए, हस्बैंड के लिए, उसके मन में प्यार है, अफेक्शन है, इसीलिए वो मुंह पे जाके बोलेगी नहीं, वो अफेक्शनेट है, ज्यादा मुंह पे जाके बोलेगी नहीं, फिर घर वाले सुनेंगे। मोरल वाली तो है ही, पता है, जैसे भी हो, लेकिन डोमिनेशन नहीं है उसका, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल, कावर्डियसनेस थोड़ा होता है, इसके लिए वो मोरल्स के लिए वो ज्यादा बोलती नहीं, यही है। हाँ। इमोशन सप्रेस ले सकते हैं क्या? एलिमेंट फ्रॉम सप्रेस इमोशन। हाँ, ये तो आएगा, सटल है इसके अंदर, क्या रूब्रिक पता चलता है। इमोशन सप्रेस तो होगा, अपने मन की कुछ किसी को बोलती नहीं, कुछ नहीं, सह सह के रहती है, ये तो होगा, इसमें बहुत सारी रेमेडी है। ठीक है, फिर हम जी। डिस्कस करते जाते हैं, और कोई बोलेगा? हेलो। हेलो। हाँ। हाँ। हाँ मैडम, यहाँ पे मुझे लगता है कि ये लेडी को एलिमेंट्स रिप्रोचेस से शुरू हुए हैं, क्योंकि उसकी सब कुछ करने के बाद भी उसकी सास उसको ब्लेम कर रहे यस, हैं, वेरी या फिर वो गुड। जो काम कर रही है ना माँ, रिप्रोच उसमें भी करो। वो खोट निकाल रही है। और हम्म। उसको साइलेंटली वो ग्रीफ को सहते जा रही है, इसलिए एलिमेंट्स फ्रॉम साइलेंट ग्रीफ भी है। बेसिकली हाँ। ये मॉरलिस्टिक है कि वो बाद भी, इतना होने के बाद भी वो अपनी ड्यूटी छोड़ती नहीं है, अपना काम छोड़ती नहीं है, हम्म। क्योंकि वो अफेक्शनेट है और मोरलिस्टिक भी हम्म। है। अपने मायके में भी वो कुछ बता नहीं पा रही है। हम्म। और वो धीरे धीरे ये सब उसका कॉर्डाइस नेचर और माइल्डनेस की वजह से ना, वो बस सहते जा रही है। जैसे प्रियंका मैडम ने बताया कि माइल्डनेस बेयर्स दी, का ये है ना, ग्रीफ आउटरेज विदाउट, तो हम्म। वो भी है। और वो धीरे 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 डिस्कंसर्टेड स्टेट में वो जा रही है। तो मुझे भी ये इग्निशिया ही लगता है मैडम। हाँ। हाँ, ठीक है, एकदम बढ़िया, यही है उसकी स्टोरी, यही है, ये लेडी इग्नेशिया ही है।
बहुत डॉक्टर्स ने पहुंच पहुंच लिया रेमेडी तक बहुत जल्दी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लैप। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है इग्नेशिया। वो ये सार की है ना फेवरेट रेमेडी थी, सार की बात याद आती है, इग्नेशिया याद आ जाती है। इतने अच्छे से सार ने पढ़ाया था, तब भी इसे देखिए 2006-7 में एक दो क्लास में की होंगी। फिर इग्नेशिया 6 मैंने दिया था उसको, 6। अभी तो पोटेंसी डोजेस हमारा बढ़ जाता था, अभी वो कितना अच्छा काम कर गया। 3 डोजेस इग्नेशिया 6, फिर बच्चा रह गया, इनफर्टिलिटी उसका गया, सेकंड बच्चा भी उसको हो गया। उसी में पूरा प्रेगनेंसी, कुछ दवाई दिया नहीं, कुछ नहीं, कि वो बाहर से हॉस्पिटल से कुछ अपना करती रही, नॉर्मल डिलीवरी भी उसको हुआ। तो ये है ना, जो मोरल वाली तो है ही, पता सहती रहेगी, अच्छी बहू बनती रहेगी। हम तो जानते हैं इग्नेशिया का जो गुड्डी गुड्डी इमेज है। फिर अपने घर में सुनेंगे बेटी के बारे में, बड़ी अपने घर में भी बड़ी है वो, पहले से वो बड़ी लड़की बड़ा लड़का, उन लोगों का थोड़ा हैजा होता है ना, जितना भी हो सह के रहना, थोड़ा मेंटेन करके रहना अच्छा लगता है उनको परिवार में। कोई कुछ बोलेगा क्या करेगा, सास इतना कुछ उसको पीछे बोल रही है, उसको जो आपने बोला एलिमेंट्स पर रिप्रोच रिप्रोच कर रही है, जो भी हो रहा है इसके माथे मांड रहे, तुमने ऐसे किया, तुम्हारे लिए ये हुआ, तुम्हारे लिए वो हुआ, बच्चा नहीं कर पा रहे हो, एक हो गया, एक बच्चे से क्या होता है, और नहीं होगा तुमसे। उसी काइंड का जो आता है एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोच, वो एलिमेंट्स में सीकनेस में चला जाता है, धीरे 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 धीरे। इतना कुछ मैं कर रही हूँ, करती जाएगी, लेकिन वो बहुत अफेक्शनेट है अपनी फैमिली के प्रति, उसका अफेक्शन है, वो करती जाएगी। फिर उसको लेकिन अंदर के अंदर सेटल होता जाएगा, ये सारी बातें बार 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 सुन सुन के ये रहेगा जैसे भी हो। तो ये हुआ उसका एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोच हो गया। फिर वो झगड़ा वगैरह चलता रहता है ना घर में, एलिमेंट्स फ्रॉम क्वारलिंग हुआ। फिर एंगर सप्रेस तो हुआ ही, जैसे भी हो एंगर सप्रेस, इतना गुस्सा तो आएगा, जो जितना भी अच्छा हो जो भी हो, इतना कुछ करने के बाद इतना सारा सुनो तो एंगर सप्रेस तो रहेगा जैसे भी हो, लेकिन वो कुछ बोलेगी नहीं। फिर एब्यूज, फिर वो साइलेंट ग्रीफ में चला जाता है, सैडनेस साइलेंट ग्रीफ, वो करती रहेगी, सब कुछ करती रहेगी सबके लिए, लेकिन धीरे धीरे क्या है ना, वो एक डिसकंसर्टेड स्टेट। वो क्या होता है ना, डिसकंसर्टेड डिसकंसर्टेड मतलब क्या है, आज शी हैज विजिटेड मेनी डॉक्टर्स फॉर दिस, बहुत जगह गई गई दिखाई, 3 महीना हो जाता है, फिर पीरियड हो जाता है, फिर टेंशन रहता है, फिर वो क्या ना, डिस्कंटेंट डिफीटेड सोल्जर जो बोलते हैं, हमने सर ने जो सिखाया था, वो हर सेल्फ एक्सेप्ट द रियलिटी एंड चीजेस सीजेस फर्दर एफर्ट्स। वो अपने आप जानबूझ के अगर फाइटिंग करना छोड़ देती है, दिस इज डिस्कंसर्टेडनेस, ठीक है। और नहीं करना, उसको पता है वो होता नहीं, इसीलिए वो जानबूझ के छोड़ दी मैदान, होगा नहीं, इतने बार हो गए, जो जो बोलना है बोलते रहते हैं, और क्या करेंगे फिर। वो डिस्कंसर्टेड स्टेज में तभी आ गई। तो इग्नेशिया का डिस्कंसर्टेड करने से एक ही रूब्रिक से काम चल जाता है। इसको नहीं भी ले तो भी आपका ये जितने भी सारे केसेस का जो कोर है वो इग्नेशिया तक आएगी। और फिर वो रोने लग गई जब मैं उसको ज्यादा कुछ पूछने लगी। वीपिंग में बहुत सारा रूब्रिक्स इग्नेशिया का है। वीपिंग टेलिंग हिज सिकनेस, वीपिंग एंजाइटी आफ्टर, फिर थोड़ा रोने के बाद वो थोड़ा उसको अच्छा लगेगा, फिर वो अपनी बात बताएगी। वीपिंग एमलरेशन, वीपिंग मेंसेस ड्यूरिंग, इसको ये तो डायरेक्ट रूब्रिक हम लेते नहीं, लेकिन ये केस में मेंसेस ड्यूरिंग बिफोर सारा है। हर महीना आप इंतजार करते रहो, मेंसेस नहीं आए, पीरियड बंद हो जाए, प्रेगनेंसी रह जाए, फिर होता नहीं, फिर 1-2 महीने में फिर बच्चा गिर गया, तो वही वीपिंग मेंसेस ड्यूरिंग वगैरह, प्रेगनेंसी ड्यूरिंग वगैरह, टेंशन रहता है। वो सारे डायरेक्ट रूब्रिक यहाँ पे आ जाएंगे। फिर और जो क्या बोले अपने, हाँ, वो सेंसिटिव टू मोरल इम्प्रेशन तो है ही, पहले से उसका जो ये सारा चीज था, एलिमेंट्स भी आ गया। फिर वो डिस्कंटेंटेड, हमेशा एकदम खुश नहीं, दुखी दुखी आत्मा बोलते हैं उसको। वो क्या है ना, जो सिक्रेटिव आप लोग बोल रहे हो, वो क्या होता है ना, रिजर्व्ड डिस्प्लेजर, अपने अंदर इतना सारा मतलब मन में घुसा के रखी है,
ऐसा कोई मिलेगा तो उसको वो फूटेगी, वो जो उसका जो डिस्प्लेजर है, दुख है, कोई अच्छा ऐसा कोई मिलेगा उसको लगेगा कि ये मेरा मुझे कैरी करेगा अपने स्टेट से, कैरेट डिजायर में भी है इग्नेशिया, तभी उसको वो बोलेगी। नहीं तो हर सबके पास वो बोलेगी नहीं, चलता है क्या करे, क्या फायदा बोल के, इनको बोल के कुछ फायदा होगा नहीं होगा। अपने घर के बात बात भी वो थोड़ा वो सिक्रेटिव, मतलब जो बहुत कुछ चीजें छुपाती रहती है, सिक्रेटिव अपनी अंदर की बातें नहीं बताना चाहती है, वो थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन ये रिजर्व डिस्प्लेजर अपना, मतलब रिजर्व करके रखना किसी के आगे तो बोलेगी ही, यही चीज उसका था। हस्बैंड था, बोला नहीं हम सिक्रेटिव ले लेते हैं, मतलब उसको मोरल के लिए वो चुप थी, क्या बोलना घर की बातें, वही है। होता तो नहीं है और क्या करेंगे, जैसे कि मैदान छोड़ चुकी है, अब होगा नहीं होगा फिर से, 2.5 साल हो गया, दवाई ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो हस्बैंड ने बोला तो वो आ जाएगी, आ गई, उसकी बात नहीं मानेगी तो वो ईल्डिंग में भी है ना, ईल्ड कर लेती है, जो बोलो वो ईल्ड कर लेती है, ये बस। लेकिन ये केस का ये रूब्रिक से ये जो भी है, लेकिन इग्नेशिया को जो हम अच्छी बहू अच्छी बेटी एकदम समझ के बहुत सहेगी, कुछ भी करो मारो पीटो, लेकिन उसका एक क्या होता है, टाइम होता है, थ्रस होता है, थ्रेशोल्ड के बाद वो रिएक्ट करेगी। इग्नेशिया बहुत अच्छी बच्ची है, स्कूल में भी वो अच्छी बच्ची है, सबकी सुनेगी करेगी, लेकिन वो इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट में है ना। तो अभी नई नई बहू आई है, 2-3 साल 5 साल हो गया, फिर धीरे धीरे उसका थ्रेशोल्ड जब खत्म हो जाएगा, इनजस्टिस उसको लगेगा मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, हर एक बात में इनजस्टिस हो रहा है, वो सहेगी नहीं, फिर वो रिएक्ट करेगी, मूड रिपल्सिव, मूड चेंजेबल, उसमें सारे इग्नेशिया पड़ा है, वो रिपेल करेगी, बताएगी आपको कि ये सही नहीं है, ये गलत है, एकदम आपको कान पकड़ा के, और राइटियस एंगर है इग्नेशिया की, एकदम कान पकड़ के आपको, अगर अगर इग्नेशिया की हस्बैंड जो अल्कोहलिक दारू पीता रहता है, कुछ दिन सहेगी, बोलेगी बोलेगी बोलेगी, लेकिन एक दिन सर के ऊपर जाएगा उसका, एक दिन पूरा एकदम कान पकड़ के, नहीं ये ठीक नहीं है, वो छोड़ेगी नहीं। हम लोग सोचते हैं एकदम दुखी आत्मा है लाइफ टाइम, नहीं नहीं, इसका दूसरा साइड भी है, उसको भी ध्यान में रख के चलना चाहिए। तो राइटियस एंगर है, वो एकदम कान पकड़ के बैठा के उस आपको साबाड़ करेगी, ऐसी है वो। स्कूल में भी बच्चे में देखिए, बहुत अच्छे बच्चे, अच्छे पढ़ाई में अच्छे, सब में अच्छे, लेकिन अगर उसको टीचर ने बिना कुछ कारण के कुछ बोल दिया, और शायद वो स्कूल में बोल नहीं पाएगी, लेकिन घर में आके कंप्लेन करती रहेगी, क्यों ये बोले, उसको ये दे दिए, मैंने अच्छा लिखा था, मेरा मार्क नहीं, वो कंप्लेन करेगी, उसको है वो इंजस्टिस सह नहीं पाएगी, जैसे भी वो कंप्लेनिंग में है। तो ये हो गया आज का मेरा वाला केस। और अगर किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए। आई होप सबको समझ में आ गया ये केस। ये बहुत पुराना केस मेरा, मैं एक मैगजीन में, मैं कॉलेज मैगजीन में दिया था मैंने, तभी बहुत अच्छा लगता था ना शुरू में। एक केस माइंड मेथड से आप अपने से एक डोज में कर लो, कॉलेज के आने से बाद अच्छा लगता है तभी। बहुत पुराना केस वो याद आ गया मुझे, वो सर ने सिखाया था इग्नेशिया, तभी डाला था मैंने। बोलिए आपको किसी ने स्टाफी वगैरह कुछ बोल रहे थे, स्टाफी थोड़ा केयरिंग में है, इग्नेशिया स्टाफी को उसी में आप डिफ्रेंशिएट करो, इग्नेशिया केयरिंग है, उसको ड्यूटी है, अफेक्शन है, वो करेगी। स्टाफी लेकिन बोलेगी नहीं, एकदम उसको वो सह सह कि वो कावड़ी से, बहुत कावड़ी से उसको, वो क्यों चुप रहेगी, उसका एम्बिशन होता है, इसके लिए चुप रहेगी, उसके ये हो जाए बस, मेरे बच्चे बड़े हो जाए, फिर उसके बाद जो होना है तब तक वो सहेगी। वो थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, वो वेरी सिमिलर लगता है। बहुत सारे वीडियो हमने किए हैं, देखे हैं, नेट्रॉन स्टाफी इग्नेशिया आसपास ही रहता है, ये थोड़ा अलग है। बोलिए और। एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन मैम। केस तो मैंने आधे में ज्वाइन किया था, लेकिन आपने जो एक्सप्लेन किया है ना, वो बहुत मतलब फाइन एक्सप्लेनेशन किया है आपने। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू, आप लोग समझ गए, यही बड़ी बात है। बोलिए और किसी को कुछ कंप्लेन है तो बोलिए। हेलो मैम। हाँ हाँ।
बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा किस आपने सिखाया है। और वो पैसे देने वाली थी, वो दिए क्या उसने? 1,500 देने वो वाले आते नहीं, पेशेंट आते नहीं। एक बार उसको वो बोल के गया, मैं बोली आपने तो बोला था 500 रुपया दूंगा, क्या है? फिर वो आई हाँ, नहीं। फिर वो आया ही नहीं। फिर आते नहीं, एकदम बच्चा होने के बाद एक दो बार बुखार ठंड पकड़ने के बाद बच्चा लेके आते हैं पेशेंट। आते हैं, तभी ऐसा पता है। चलता है आपको। हाँ, कई कई लोग वो स्वीट लेकर आते हैं, वो बच्चा होने के बाद, वो वही बार पता हाँ चलता है। वो गांव के लोग वो ऐसा ही थोड़ा करते अलग हैं। है। ओके, थैंक हाँ, यू मैम। मस्त केस था। थैंक Thank you. जी मैडम, नमस्ते मैडम। यू। यस, नमस्ते। मैडम मैं ये पूछना चाहता था कि इग्निशिया बहुत मॉरलिस्टिक लेडी है ना, बहुत गुड लेडी में आती है, लेकिन ये अडल्ट्रस रूब्रिक में भी पड़ी हुई है, तो ये अडल्ट्रस क्यों होती है ये? ये मैंने बोला ना, हर एक रेमेडी की मतलब ब्यूटी ऑफ मेट्रियामेडी का डबल साइड होता है ना, दो साइड हम्म। होता है। वो एकदम बाद में जाके वो जो मूड रिपल्सिव, इनजस्टिस, कैन नॉट सपोर्ट, वो बहुत पीछे जाके वो ऐसे करेगी। क्योंकि दी उसका एक बार आएगा। बात सुनो, क्योंकि ये डेल्यूजन मैरिड में भी है ना, क्योंकि इसका ये भी रहता है ना कि जिस पर्सन से अटैच होगी तो उसी के साथ में अटैच रहेगी, है ना। लेकिन ये फिर अडल्ट्रस में क्यों जा रही है? ये जब डेल्यूजन मैरिड में है तो फिर अडल्ट्रस, ये बिल्कुल अपोजिट शेड्स हो गए ना। हाँ हाँ, हर एक रेमेडी के एक अपोजिट साइड्स होती है। देखिए इग्नेशिया दिन रात मतलब साल अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी। फिर वो एक है ना, जिनके लिए कर रहे हैं वो लोग उसके लिए सांप निकल रहे। एक रूब्रिक है ना, स्नेक्स आर वाइट, मतलब सांप के हम्म। वेश में साधु, उन लोगों के साथ वो रहती आई इतने साल, लाइफ टाइम उन लोगों के लिए किया। फिर उसके बाद वो डिफरेंट सेट तो आएगा, हर एक रेमेडी का आएगा। फिर अपने बचाव के लिए, अपने लिए तो होगी, जैसे भी हो उसका तो चेंज होगा सेट, जैसे भी हो। अगर ये हमारे ट्रीटमेंट के फेज में आई नहीं तो जैसे भी पूरा इग्नेशिया लाइफ टाइम उसका है तो आएगा, जैसे भी हो एडल्टरस। सर एडल्टरस कोई जरूरी नहीं कि कैरेक्टर वाइज ही हो। हाँ 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 एडल्टरस सर, वो आप एक मटेरियल से कहीं से आप जुड़े हैं और उसके अलावा भी आप दूसरे लोगों से जुड़ते हैं, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटल हो, वहां भी आप एडल्ट्रस लेंगे। अभी तक वो अपनी फैमिली के लिए मोरल में थी, सम्मान में थी, अभी तक उनके लिए उसके अंदर रिस्पेक्ट था, वो केवल उन तक थी। लेकिन अब बहुत हो गया, तुमने मेरे साथ इनजस्टिस किया, अब मैं दूसरों की भी हेल्प लूंगी। तुम्हारा इनजस्टिस का विरोध करने के लिए मैं अभी तक फैमिली वालों से कहती थी अब बहुत हो गया, अब मैं पुलिस में भी जाऊंगी, या मैं अभी मायके में नहीं बताती थी, अब मैं मायके वालों की भी हेल्प लूंगी। अभी तक मैं हस्बैंड से रिक्वेस्ट करती थी, अभी तक हस्बैंड से उसका था, एक कमिटमेंट था, ईमानदारी थी, लेकिन अब बहुत हुआ, अब इनजस्टिस हो गया तो वो दूसरों से हेल्प लेने जाएगी। ये भी एडल्ट्रस का ही रूप है। एडल्ट्रस मीन्स कोई जरूरी नहीं कि फिजिकल रिलेशन और सेक्सुअल रिलेशन ही हो, एक जी एक सर, ऐसे भी आप उसको समझ सकते एक हैं। केस में बताती हूँ, बिल्कुल मुझे सर। याद आ रहा है। बहुत पुराने पुराने वो ब्रूसाली मैडम का शायद केस था, थोड़ा पूरा याद नहीं आ रहा है। वो एक मैरिड लेडी थी, बहुत हस्बैंड ने बहुत उसको एब्यूज किया। फिर सास ने, हस्बैंड ने अपने फैमिली में बहुत एब्यूज किया, एकदम परेशान हो के वो क्या ना एक दूसरे के साथ रिलेशन बना लेती हो। लव विथ रॉन्ग पर्सन है ना इग्नेशिया में, कैसे रॉन्ग पे फिर जाती है? एडल्टरेस अगर नहीं हो पाएगी तो कैसे रॉन्ग पे जाती है? लव विथ रॉन्ग पर्सन, वो जिसके साथ नहीं हो करना चाहिए, एक बाहर का एक आदमी है, उसके साथ वो इन्वॉल्व हुई, प्रेग्नेंट हुई। वही एक स्टोरी था, बहुत पहले हम वो केस देखे थे। डेल्यूजन, कौन मैरिड विथ रॉन्ग पर्सन, लव विथ रॉन्ग पर्सन, नेट्रम इग्नेशिया दोनों है, हम सिर्फ नेट्रम को याद रखें, इग्नेशिया भी है इसमें। वो तो रॉन्ग ही हुआ ना हमारे हिसाब से, वो एडल्टरस उसमें हम समझे थे, वही रेमेडी में। तो बोथ साइड्स चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसा भी आप समझ जो सकते बैठे हैं, हैं। इसको ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि आपके पास वो ट्रीटमेंट लेने आ रही है एक लेडी या एक मेल, जो भी इग्नेशिया है, और वो आते आते जब रिजल्ट नहीं मिला तो सर अब मैं ना, अब बहुत हो गया सर, आप ध्यान नहीं दे रहा हूँ मेरी तरफ, वो ये जो उसका मोरल है और जो उसका डिसकंटेंट है कि वो एकदम से आपसे अलग नहीं होगी। इग्नेशिया का जो भी पेशेंट होगा वो सडन आपसे डिटैच नहीं होगा। आपके कुछ दिन वो आपको
इशारे देगा कि समझो मेरे को कि मैं तुमसे सेटिस्फाई नहीं हूं, तुमसे संतुष्ट नहीं हूं, तुम्हारे इनजस्टिस के का सपोर्ट नहीं कर, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा क्योंकि मोरल में है। और एक लिमिट होते 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 कि जब लगा कि नहीं अब इनकी दवाई काम नहीं कर रही, उसको लगेगा ये ध्यान नहीं दे रहा है, तो फिर वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास चली जाएगी। अब वो डॉक्टर आपसे बेहतर हो, आपसे कमतर हो, उसको कोई मतलब नहीं। हाँ यही होगा ये भी एडल्ट्रस होगा। अपने जी कैरेट डिजाइन ना वो निकालने के लिए इस सारे चीजों से। थैंक यू मैम, थैंक यू अशोक सर, नाइसली Nicely ओके, थैंक यू सर। वो एडल्टरस वाली रूब्रिक वाली केस जब हम इग्नेशिया के देखेंगे तभी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये डाउट मुझे हमेशा रहता था, बहुत दिन से रहता था, अरे इतनी अच्छी है वो कैसे ये सेड में आ गई। लेकिन हम भी अपने आप को सोचिए, सर जो महंती सर जो बोल रहे थे, ये सारी रिमेडी जो है सब हम ही है अपने। हम क्या लाइफ टाइम इतने अच्छा बन के रहते हैं हर एक फेज में? अगर मैं अपने ऑफिस में अच्छा हूं तो घर में आके दूसरा रूप हमारा, ऐसे है तो होता नहीं ना हर एक चीज में। तो सारी रिमेडी लाइफ में चलता रहता है, सारे रूब्रिक्स, तभी हम समझ पाएंगे। हेलो मैम। हाँ अडल्ट्रस चिल्ड्रन के केस में कैसे समझ पाएंगे हम इग्नेशिया का? सेम वही पोजीशन जैसा अभी मैंने बताया। हाँ। एक बच्चा था, वो अभी दादा दादी के यहाँ रह रहा था और किसी काम से वो नाना नानी के यहाँ गया और वहां जाके वो इतना इन्वॉल्व हो गया कि दादा दादी को भूल गया। अब दादा दादी लेने आए तो उनकी गोद पे नहीं जा रहा है, डिसकंटेंट, उदासीन हो गया उनकी तरफ से। तो ये उसका जो लॉयल्टी थी जब तक दादा दादी के साथ था तो था, जब यहाँ आया, यहाँ का प्यार मिला, यहाँ का खाना मिला, नाना नानी ने ज्यादा प्यार दिया तो वहां से उनको भूल गया, यहाँ आके उनसे चिपट गया। तो इस प्रकार से हम उसको ले सकते। कोई यानी एडल्ट्रस को कभी भी सेक्सुअल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे ही बांध के मत रखिए, नहीं तो आप गलत फंसेंगे। थैंक यू सर। जी। इग्नेशिया के लिए ना, इग्नेशिया के लिए एक फिल्म बनी थी मैं चुप रहूंगी, तो मुझे याद नहीं किन्ने मुझे बताया था, लेकिन हाँ उन्होंने बताया था कि वो एक प्रकार का इग्नेशिया का वो है कि वो बोलेगी नहीं डायरेक्ट आपसे, लेकिन उसका मन अंतर विरोध चलता रहेगा, उसका जो सेटिस्फाई नहीं है, डिसकंसर्टेड है। इग्नेशिया का डिसकंसर्टेड और नेट्रम म्यूर का सीक्रेटिव क्लिनिक में पकड़ना बहुत मुश्किल है, और जिसने पकड़ लिया वो सेगल सर ने हमें पढ़ाया था इग्नेशिया, तब पढ़ाए थे 2008 शायद। इग्नेशिया यानी फायर, वो बोले थे फायर, मतलब इतना फूल बनेगा, वैसे रहेगी, राइटियस एंगर है, ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, इतना कुछ करते रहेगी, यहाँ यहाँ रहेगा, ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बच्चे ऐसे होना चाहिए, हर एक चीज में उसका राइटियस एंगर होता है, गुस्सा, इतना गुस्सा उसके अंदर, लेकिन वो बड़ों का लिहाज करते हुए चलेगी फिर क्योंकि वो मोरल में है, इसीलिए। लेकिन हमारा क्या है ना, एकदम शांत दुखी हरी यही समझ के रहते हैं हम लोग, हर एक एक्सपेक्ट को देखना पड़ेगा। हर एक रेमेडी के अपोजिट रूब्रिक आपको मिलेंगे, जहां कहीं वो कॉवर्डिस मिलेगी तो वहीं इंजस्टिस, सपोर्ट और एंगर में भी मिलेगी। तो उस पोजीशन पर निर्भर करता है कि वो। और एक छोटा सा केस बताऊं? यस मैडम, प्लीज, जरूर। ठीक है। एक सर ने बोला था, एक बच्चे का केस था, 11 साल का एक बच्चा, उसको क्या है ना, ब्लीडिंग पाइल्स हुआ था, बहुत पुराना केस है, ऑडे में भी आया था ये केस। ये क्यों बता रही हूँ, इसका थोड़ा डिफरेंट साइड है इग्नेशिया का, हम जो गुड्डी इमेज डाल के अंदर बैठे हैं ना, उसी के लिए मैं बता रही हूँ, याद आ गया मुझे। तो उसको ना 4 साल से ये ब्लीडिंग पाइल्स की शिकायत थी, तो एक बार ऑपरेशन भी हो गया, फिर निकल गया, फिर तो उसको पाइल्स होते ही खून आना, टॉयलेट करने में मुश्किल, तो बच्चा है फिर 11 ईयर का बच्चा, तो कितना गुस्सा, कितना ये उसके अंदर भरा होगा, सोचिए। तो सर ने जो बोला, क्या हुआ बोलो, क्या बोला है?
आई डेंट फील लाइक टेलिंग एनीथिंग। क्या बोलना है फिर? एकदम इरिटेट होके वो बोलता है ना, ठीक है बोलो बोलो, क्या हुआ, मैं तुम्हें तुम्हारी मदद करता हूँ, आई कैन हेल्प यू गेट रिड ऑफ दिस। सर ने बड़े आराम से उसको जानने की कोशिश की, तो वो बहुत इरिटेट होके एकदम रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, जैसे क्या हुआ, एकदम रेगुलर अफेयर हो गया। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर दवाई खाते हैं, ठीक होता नहीं, फिर खून आ जाता है, फिर ऑपरेशन कराए। तो बार बार ये सारी चीजें जो उसके साथ हो गए, इसके लिए वो एकदम गुस्सा, इरिटेटेड, वैसे ही टोन में वो फिर 1-2-3 महीना बाद निकल आता है। वही एपिसोड चलता रहता है ना ब्लीडिंग पाइल्स के, उसका रिएक्शन ऐसे ही है। फिर सर उसको पूछ रहे हैं, जैसे कि सर को हमेशा पूछते हैं, हाउ डू यू फील, कैसा लगता है आपको, ये सारी चीजें आपके साथ होता रहता है, कैसा लगता है आपको? तो फिर वो इरिटेट होके, क्या फील करना, फिर छोड़ो, ऐसे करके वो बात कर रहा है। मुझे बहुत एकदम खराब लगता है, फिर बार बार शुरू हो जाता है, बहुत खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। फिर क्या दिक्कत होता है, कैसे मैनेज करते हो आप? अच्छा अच्छा, सर कितना बढ़िया करके पूछते हैं ना, अच्छा अच्छा कैसे मैनेज करते हो आप, इतना सारा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि उसका और थोड़ा रिएक्शन उनको चाहिए होता है ना हमेशा, इसीलिए वो पूछते हैं कैसे मैनेज करते हो? मैं नहीं समझा सकती, इट्स रियली वेरी पेनफुल, बहुत दर्द होता है, मैं नहीं समझा सकती। अगर आपको ये तकलीफ होगी ना, तभी आपको समझ में आएगा। क्या पूछते हैं, मैं नहीं बता सकती, एकदम बताएगा जैसे नहीं। फिर पेशेंट को फिर से, सर ठीक है, आपको क्या चाहिए बोलिए, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या हेल्प कर सकता हूँ, क्या करना है फिर? देखिए, मैं यहाँ गप्पे लड़ाने नहीं आया हूँ, देखिए जो करना है तो करिए, अगर आप मेरी मदद कुछ कर सकते हो तो अच्छी बात है, देखिए करिए। पेशेंट तो आया ना लेकिन आपके पास, यही है केस, तो इसी में आपको इग्नेशिया एकदम 1% भी लगे क्या? बोलिए, फिर मैं रूब्रिक बताती हूँ। जैसे हमने इमेज रखा है इग्नेशिया का, नहीं लगा क्या? नहीं लग रहा, नहीं लग नहीं लग रहा है ना, एकदम हम सोचेंगे नहीं, हमें लगेगा सीना, कैमोमिला, आर्सेनिक, उसी टाइप का कोई रिमेडी होगा, ये दिमाग में घुसेगा ना ऐसा। अ, कभी लगेगा नहीं ऐसा, क्या रिएक्शन, ये दूसरा साइड है इग्नेशिया का। इसमें क्या है ना, मूड रिपल्सिव, एकदम मूड रिपल्सिव, रिपेल कर रहा है, आप जो पूछना चाहते हो, जो जानना चाहते हो, आपको जैसे रिपल कर रहा है, रिपेल कर रहा है, जैसे आपको दूर फेंक रहा है, पहुंचने नहीं देगा। मूड रिपल्सिव में क्या होता है कि एकदम एक बात में वो काटेगा, इरिटेट हो गए, चलो नहीं नहीं, ठीक हूँ, उसको उसके अंदर घुसने नहीं देगा, मूड रिपल्सिव है। फिर उसको ना, ये जो चीजें उसको उसके साथ बार बार हो रहा है, एकदम एम्बेरेसिंग हो गया सिचुएशन। 2-3 बार ऑपरेशन, एक बार हो गया, फिर 2-3 महीने में खून आना, ये सारी चीजें होता है, तो एम्बेरेसमेंट हो गया उसको। फिर क्या है ना, उसके बाद लिए वो हो रखा है उसका। तो इतना सारा जो तकलीफ है, बार बार इतना हो रहा है, ऑपरेशन हुआ, ये पेन हुआ, जो भी बात हुआ, जो भी हो, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, इतना इरिटेबल हो गया, पेनफुल तो होता ही है, ब्लीडिंग पाइल्स होने में बहुत दर्द होगा, बैठना मुश्किल, खाना पीना मुश्किल, सब में रेस्ट्रिक्शन। तो इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग हो गया, मूड रिपल्सिव हो गया, फिर एम्बेरसमेंट आ गया। वो 3-4 रूब्रिक लेके आप देखो इग्निशिया आएगा। फिर वो लास्ट में जो क्या बोल लिया, लास्ट में सर ने जो बोला, उसको क्या चाहते हो तुम, मैं इस केस में क्या करूं, कैसे मदद करूं? देखिए, कुछ करना है तो करिए, देखिए अगर आप कर पाए तो देखिए, नहीं तो मैं क्या गप्पे लड़ाने आया हूँ, देखिए। मतलब वो आया तो है आपके पास दवाई लेने, लेकिन वो लगता नहीं, वो अंदर से ऐसे हो रखा है, लगता नहीं उसको ठीक करेगा, होगा ये नहीं होगा, ऐसे हो जाता है। उनको सबको क्या पता होता है कि होम्योपैथी में हम ठीक कर सकते हैं क्या, कुछ नहीं। तो क्या कर रहा है ये रूब्रिक, उसको ये इसका रूब्रिक बोलिए मुझे, ये जो लास्ट वर्सन मैंने बोला, इसका बोलिए रूब्रिक क्या हो सकता है? Switching aid for मैम। श्रीकिंग हेल्प फॉर, यस वेरी नाइस नीमा मैम, बहुत बढ़िया बोले आपने, श्रीकिंग हेल्प फॉर। उसको क्या ना, हेल्प चाहिए। सर ने क्या बढ़िया से बताया था, श्रीकिंग का मतलब इनडायरेक्टली कॉलिंग फॉर हेल्प, इनडायरेक्टली उसको चिल्लाता है। जो हमें बच्चे का चीख सुन के चिढ़ आता है ना, हमें चिढ़ आता है, लेकिन वो आया तो क्या गप्पे लड़ाना है, वो आया तो हूँ, देखिए अगर हो सकता है तो देखिए, श्रीकिंग हेल्प फॉर, ठीक है, उसको वो हेल्प चाहिए उसको, लेकिन वो इनडायरेक्टली मांग रहा है,
प्लेटिना का जैसा होता है थोड़ा सिमिलर, उसी काइंड का श्रिकिंग एड फर होता है ना प्लेटिना। एड में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। श्रिकिंग एड फॉर हेल्प फॉर दोनों रूब्रिक थोड़ा अलग है। इसको हेल्प चाहिए, जैसे कि मुझे कैरेट डिजायर टू बी कैरेट भी इसके अंदर एक सटल मीनिंग होगा। तो ये चारों रूब्रिक देख के सर ने उनको इग्नेशिया दिया था। ये बहुत पुराना सा केस था। 2 दिन के बाद उसका खून जाना बंद हो गया, स्टूल भी थोड़ा नॉर्मल हो गया, फिर उसको इग्नेशिया 30 दिए थे, 3 डोज, फिर वो ठीक हो गया बंदा। तो यही डिफरेंट साइड है इग्नेशिया का, जो मैंने दिखाया मेरा केस और ये वाला केस डिफरेंट साइड है इग्नेशिया का। सर को इग्नेशिया का इतना समझ था, जो भी केस जाओ जैसे भी वो पकड़ेंगे ही। तो आंखें खुला रख के चलना चाहिए। एक्सक्यूज मी मैडम, मैम आखिरी जो अभी आपने रूब्रिक मैंने बताया, ये बताया हम श्रीकिंग डिसकंसर्टेड भी मुझे लगा ये बोला, क्या रीडिंग हेल्प फॉर जो है इसमें ये डिसकंसर्टेड भी इसलिए करते हैं मेरा ख्याल। क्या डिसकंसर्टेड भी यही होता है, डिसकंसर्टेड में। लेकिन यहाँ बंदा आया है ना, खुद से घर वाले लेके आए हैं, उसको चाहिए हेल्प चाहिए, वो बोल रहा है। डिसकंसर्टेड में तो छोड़ दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने पहले केस में बोला, आपने शायद सुना नहीं। डिसकंसर्टेड सोल्जर, डिफीटेड सोल्जर, जब वो जानबूझ के मैदान छोड़ता है, आज like previous my patient, as she had gone to different doctors and had no result, she herself has accepted the defeat and she is further fighting, further effort करना छोड़ देगी। छोड़ दिया और नहीं करना, तो हो गया। लेकिन ये यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे दूसरी बात है, ये चाहता है लड़का कि मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन ज्यादा इतना इरिटेशन उसको है, ज्यादा कुछ आप पूछोगे तो वो चिढ़ जाता है। तो पास में लड़ना भी ऐसा आपको थोड़ा कभी कभी लगेगा, ज्यादा कुछ बोलेगा नहीं, वो उसका मतलब उसका क्रक्स अलग रहता है। वो ज्यादा टेंशन नहीं, इतना क्वेश्चन इतना कुछ करेगा नहीं, बस बता दिया चलेगा। लाइट बंदा है वो, लाइट डिजायर वाला, वो थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे ये ना, ये क्या है ना, बहुत परेशान हो रखा है अपने ब्लीडिंग पाइल से, इसीलिए इसका रिएक्शन ऐसे हो गया। आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया शायद। अशोक भाई ओवर टू यू, 1 घंटा हो गया। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ऑडेस एपियर सब्सक्रिप्शन के लिए डालें, फिर हो सकता है तो अपना केस भी देते रहिए। मैं आपको ग्रुप में अपना ऑडेस एपियर का एड्रेस दे दिया करूंगी। पहले थोड़ा मुश्किल होता था सब्सक्रिप्शन फिर आपको कॉपी पहुंचने में, आजकल वो सब चीज है वो है नहीं। तो शिल्पा मैम और उनकी बेटी ये संभाल रही है। तो आप लोग पढ़िए, मैगजीन पढ़ने के बाद सार का भी बहुत केस पेंडिंग था जो कि पब्लिश नहीं होता था, वो भी अभी भी आ रहा है, नया केस जो मैं भी नहीं जानती हूँ। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी, कभी भी आपको क्लिनिक में हो, कभी भी हो, मैगजीन एक आपको बहुत हेल्प करेगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग थोड़ा सब्सक्रिप्शन और इसका पेरे का बढ़ाइए। ठीक है, थैंक यू।